नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश में 6 उपचुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस के बागियों को टिकट दे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि उनके प्रत्याशी कौन होंगे। हालांकि लोकसभा के टिकट भी कांग्रेस ने अभी तक तय नहीं किए हैं। अब कांग्रेस पार्टी की 5 और 6 तारीख को बैठकें हैं और उसमें तय हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी हैं, कैसे हैं। लेकिन वो कुछ जो भाजपा के नेता जो बिल्कुल इन्होंने भाजपा ने नकार दिए और कुछ ने अपने तेवर भी दिखाए हैं, उनकी नज़रें कहीं न कहीं कांग्रेस के टिकट पे हैं। मुख्यतः लाहौल-स्पीति से डॉक्टर ला रामलाल मार्कंडे, क्योंकि उनकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी चर्चा हो चुकी है, सुक्खू जी ने खुद कहा है। वहीं पे रामलाल ठाकुर जी ने कहा है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, कि रामलाल मार्कंडे जी हमारे प्रत्याशी होंगे। धर्मशाला में स्थिति ऐसी है कि राकेश चौधरी भाजपा छोड़ चुके हैं और एक बतौर निर्दलीय भी उन्होंने वोट अच्छे लिए थे और वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे और चुनाव लड़े। इसी तरह से गगरेट से राकेश कालिया, जो भाजपा को छोड़ के फिर से कांग्रेस में आ गए हैं, वो भी टिकट के दावेदार हैं। लेकिन वहीं पे ग्रेड जब तक आरक्षित हल्का नहीं था, तब तक वहाँ से जब तक आरक्षित था, तब तक कुलदीप कुमार, जो कि बड़े चेहरे हैं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी दावा कहीं न कहीं ठोका कि वो अब ग्रेड से चुनाव लड़ेंगे और मंडल भी उनके फ़ेवर में है कि वो उनको मजबूत करेगा, चुनाव में साथ देगा। तो काफ़ी लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का टिकट किसको मिले और आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि कांग्रेस टिकट किस तरह से बाँटेगी, क्योंकि ये पूरी तरह महायुद्ध की तरह उसे ये उपचुनाव लड़ना पड़ेगा। तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं राकेश शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उदयवीर पठानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो उदयवीर जी, एक तरह से टिकट 6 हैं, हालाँकि कांग्रेस कुछ जगह, ज़्यादातर जगहों पे अपने ही लोगों को टिकट देना चाहती है। उसके लिए जैसे कि कुटलैट से सुनने में आ रहा है कि विवेक शर्मा को उतार दिया गया है, अभी से अनऑफिशियली उनको कह दिया गया है कि आप चुनाव प्रचार करो, आपको हम टिकट देंगे, क्योंकि पिछली बार विवेक शर्मा का टिकट काटा था भुट्टो ने, देवेंद्र भुट्टो लड़े थे। इसी तरह से बाकी जगह भी परिस्थितियाँ ऐसी हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये महायुद्ध है, क्योंकि उसे अपनी सरकार बचानी है, लोकसभा से ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव उसके लिए उपचुनाव हैं ये 6 हलकों के। तो कांग्रेस की क्या तैयारी है और क्यों कांग्रेस क्या वेट एंड वॉच कर रही है? कोई एक सर्वे भी हो रहा है, उसका क्या है? आप थोड़ा बताएँगे विस्तार से कि क्या चर्चाएँ चल रही हैं उसको लेके? डॉक्टर साहब, आपने जिस मुद्दे पे आज ये सारी चीजें रखी हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में ये है कि क्या हकीकत में बीजेपी और कांग्रेस हिमाचल में बची हैं? और जो सर्वे हो रहे हैं, क्या बीजेपी अपने लिए करवा रही है या कांग्रेस अपने लिए करवा रही है? दरअसल इस हमाम में ये दोनों दल नंगे हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ने भी अपना पॉलिटिकल करैक्टर दिखा दिया, दूसरे ने भी अपना पॉलिटिकल करैक्टर दिखा दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अगर मैं धर्मशाला जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर सुधीर शर्मा जी। अब भाजपा में जा चुके हैं और भाजपा में जाने के बाद राकेश शर्मा इससे बेहतर वाकिफ होंगे कि भाजपा की स्थिति क्या है आज की डेट में। सिर्फ एक टेम्पो है कि जब मोदी और शाह का आदेश आ गया तो इन सब लोगों को मानना होगा और सुधीर शर्मा के लिए काम करना होगा। और अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करूं, जिस तरह से आपने कहा कि एक डिलेइंग टैक्टिक्स चली हुई है, तो यहां पर भी ये एक तरह से साफ हो चुका है कि अगर वहां पर मोदी और शाह फैक्टर हैं, तो कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू एक फैक्टर है। जिसको वो चाहेंगे उसको टिकट जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से महायुद्ध का नाम दिया, तो महायुद्ध अगर बीजेपी के दो हैं लोकसभा चुनावों के लिए या फिर ये जो उपचुनाव आए उनमें भी मोदी और शाह का उतना ही एक तरह से ऑरा नजर आएगा, क्योंकि इन सबको जरूरत है। और कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि अभी प्रतिभा सिंह हाशिए से बाहर जा चुकी हैं, मेरा ये मानना है। भले ही वो कह रही हूँ कि चुनावों को लेकर कभी हाँ कभी ना वाली उन्होंने जो स्थिति बनाई हुई है, तो ये जो इम्पैक्ट है ये दोनों दलों पर अब उसमें यही होगा, अगर कल को नतीजे देखेंगे तो उसमें यही चीज सामने आएगी कि भीतर घात जिसमें कम हुआ,
वो निकाल लेगा। और अगर ये कहूँ कि इन बीजेपी बहुत ज़्यादा साउंड है या कांग्रेस बहुत ज़्यादा साउंड है, तो ऐसा नहीं है। रीज़न यही है, दोनों दलों ने अपना पॉलिटिकल करैक्टर दिखा दिया है। बीजेपी ने उठाए और उनको शहादत बता दी कि इन्होंने हमारी वजह से शहादत दी है, तो हमने इनको टिकट देना है। लेकिन बीजेपी वालों को कितनी बलियां लेनी पड़ी हैं, वो सबसे बड़ी बात इस वक्त देखने वाली है। इसी तरह से कांग्रेस उसमें एक बात आ रही, लाहौल स्पीति से डॉक्टर रामलाल मार्कंडे वापसी कर सकते हैं। कोई शक नहीं, जिस तरह की एक आकार में बड़ा और दूसरे इसमें वोटों की संख्या में देखा जाए तो छोटा क्षेत्र है, वहां तक तो कुछ है। लेकिन अभी बात वही आ गई सर कि इन दोनों पार्टियों का जो करैक्टर है, जिनके दावे करते रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी चाल चरित्र की बात करती रहती है, कांग्रेस अपने दूसरी आइडियोलॉजी की बात करती रहती है, लेकिन आइडियोलॉजी इन दोनों दलों की जो है, वो अब इन्होंने खुद ताक पर रख दी है। अब देखना ये होगा कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। धर्मशाला में जिस तरह से आपने राकेश चौधरी का जिक्र किया कि उनकी पींगें भी वहां पे बढ़ रही हैं, तो जी राकेश चौधरी की अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो वो पहले कांग्रेस के प्रोडक्ट रहे, फिर उसके बाद वो आप में चले गए, फिर वो भाजपा में चले गए, अब फिर एक बार से कांग्रेस में आने की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि नेताओं का करैक्टर जो है वो तो सामने आ ही गया, चाहे जो मर्जी हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता का करैक्टर कहाँ पे स्टैंड करता है, किस नेता के साथ स्टैंड करता है, और उसके पीछे वजह क्या रहती है, डॉक्टर साहब। जी, लेकिन धर्मशाला चुनाव में किशन कपूर पूरी तरह नाराज है। उनका क्या प्रभाव रहेगा इस उपचुनाव पे? लंबी पारी खेली है उन्होंने, बहुत लंबी पारी खेली है इस हल्के से। देखिए डॉक्टर साहब, जब यहाँ से लंबी पारी खेली, कोई दो राय नहीं है। किशन कपूर को जब चाहा इन बीजेपी हुई की जो खुद अगर किशन कपूर की माने, जो बात माननी पड़ेगी क्योंकि जो नेता कहता है वो सोच समझ के कहता है, तो पहले धकेला गया। अब समस्या ये आ गई है कि इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे भरोसा करने की बात है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को पर जो भाजपा है उसको अब बनिस्बत जो अपने नेता हैं उनसे ज्यादा नजर आ रहा है। बट अगर मैं दूसरी बात करूं कि जिस तरह से कास्ट फैक्टर्स पर पॉलिटिक्स को ये नेताओं की जो जमात है वो चलाती है, लेकिन हकीकत कहीं ना कहीं ये भी है कि अब वो दौर नहीं रहा है। अगर किशन कपूर ये सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा डेंट डाल लूंगा, तो वो नहीं है, क्योंकि अब राजनीतिक जो थॉट है वो नहीं बची हैं। अब यहाँ पर बचे हैं तो अमित शाह और मोदी, जो वो कहेंगे वो सर्वोपरि है। अगर ये कांग्रेस के ऊपर बीजेपी का ये आरोप रहता है कि ये लोग परिवारवाद के ऊपर चलते हैं, तो व्यक्तिवाद का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आज की डेट में भाजपा हो चुकी है। अब जनतावाद कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, विचारधारा से जुड़ी हुई बातें कहीं नजर नहीं आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है। अब कांग्रेस की बात करूं तो उन्होंने सबसे पहले ये शोर मचाया कि हमारे साथ दगा हो गया। अब मान लीजिए कि बीजेपी के कैंडिडेट को किसी को ये इसमें उपचुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में टिकट दे देते हैं, तो फिर तो एक थैली के चट्टे बट्टे हो गए ना, कि सत्ता चाहिए, विचारधारा की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है सर। तो इसके बीच में जनता का जो रोल है वो बहुत अहम हो जाएगा, ताकि अगर अहम रोल से जनता वोटिंग करती है, तो ये तय मानिएगा कि इन दोनों दलों के जो बड़े नेता हैं उनके वहम दूर हो जाएंगे, डॉक्टर साहब। जी, किमटा जी जुड़े हमारे साथ। किमटा जी, कुछ भाजपा के जो इस बार बागियों के कारण जिनके टिकट कट गए हैं, कुछ नेता कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि गुण दोष के आधार पे हम उनको टिकट दे सकते हैं। और अभी तक तो यही चल रहा है कि क्योंकि लाहौल स्पीति में कांग्रेस ने कोई अपना आदमी खड़ा नहीं किया, एक सेकंड लाइन खड़ी नहीं की, क्योंकि रघुवीर सिंह ठाकुर एक दावेदार है, एक्स एमएलए हैं, वो आजकल शिमला में घूम रहे हैं, जगह जगह अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर रामलाल मार्कंडे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के पुराने प्रोडक्ट रहे हैं, एचवीसी में रहे हैं, और वहीं कहीं ना कहीं सुक्खू के साथ उन्होंने इकट्ठे काम भी किया है। जाहिर है उनकी एक कांग्रेस में एंट्री हो सकती है, लेकिन धर्मशाला में राकेश चौधरी की एंट्री कितनी लाभदायक रहेगी, क्योंकि कास्ट फैक्टर वहां गद्दी वोटर भी है, ओबीसी भी और सामान्य वर्ग का वोटर भी है। तो इनको कैसे साधा जाएगा? और भी कई लोग हैं, क्योंकि राजीव शुक्ला जी खुद अब इस चीज को देख रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन कमेटी में जब मोहर लगेगी तभी केंद्रीय चुनाव समिति टिकट देगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, उपचुनाव कांग्रेस के लिए।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस का जो मूल मंत्र है वो पहले सबसे पहले है विनेबिलिटी, क्योंकि विनेबिलिटी वाला कैंडिडेट कौन है, चाहे वो हमारे संगठन का है या कोई और आना चाहता है कांग्रेस के अंदर, सबसे बड़ी विनेबिलिटी। और उसके साथ-साथ जो एक सर्वे भी चल रहा है, इंटरनल सर्वे जो पार्टी द्वारा तो कराया जा रहा है, और केंद्रीय जो हमारे नेतृत्व है उनके द्वारा एक इंटरनल सर्वे कराया जा रहा है विनेबिलिटी को लेकर कि कौन आदमी जो है विनेबिलिटी पे करता है। अल्टीमेटली जो भी लोग ज्वाइन करेंगे, चाहे ज्वाइन करेंगे या पार्टी के जो लोग हैं ऑलरेडी सेकंड लाइन या थर्ड लाइन मेंबरशिप, उसमें से ही किसी को टिकट मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज है वो विनेबिलिटी है। जैसा अभी उदयवीर जी ने कहा कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा है कि भाई इन जो 6 लोग थे इन्होंने कांग्रेस का दगा किया। बिल्कुल दगा किया इन्होंने। अल्टीमेटली इनको टिकट कांग्रेस ने दिया था और कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान हाथ पे इन लोगों को जनता ने चुना था, क्योंकि अल्टीमेटली दूसरी तरफ भाजपा थे, भाजपा को नकारा, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे इनको जिताया गया और इन्होंने बिल्कुल दगा किया। अब सुधीर शर्मा जी की बात करें तो मुझे लगता है कि पार्टी ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया। इतना ही नहीं, उनके पिताजी पार्टी के अध्यक्ष तक रहे, सुधीर शर्मा जी को ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी रहे, मंत्री रहे और काफी समय तक वो 4 बारी का विधायक रहे। तो कांग्रेस पार्टी की देन थी। आज जो मान सम्मान अगर भाजपा को मिला तो कहीं से कहीं उन्हें कांग्रेस पार्टी ने सारी देन थी। उसी तरह बाकी जो और 6 एमएलए हैं, 2 और, चाहे रवि की ठाकुर की बात करें या लखनपाल जी की बात करें, तो कांग्रेस ने इनको दिया और इन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता के साथ दगा की है। अब कोई भी जितने भी 6 के 6 विधायक जब जीत चुन के आए थे तो उनके सामने भाजपा के लोग थे, तो भाजपा को लोगों ने नहीं वोट दिया और इन लोगों को वोट दिया बिकॉज ये कैंडिडेट कांग्रेस के थे। लेकिन इन्होंने कांग्रेस के साथ दगा किया और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ये सब चीज जानती है और देख भी रही है, क्योंकि आप जितने भी ये लोग भाजपा में जब शामिल हुए तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों ने इनका वेलकम किया। शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत बहुत सैकड़ों में कह सकते हैं कि सैकड़ों में लोग इनके कार्यक्रम थे उसमें आए, चाहे सुधीर शर्मा जी का कार्यक्रम था, चाहे रवि ठाकुर जी का कार्यक्रम था, चैतन्य का भी था, तो इस तरह के सारे लोग थे। तो कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता, क्योंकि पहली बार इस तरह हिमाचल प्रदेश में हुआ कि जब इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ, पॉलिटिकल घटनाक्रम हुआ, तो मुझे लगता है क्योंकि हिमाचल की जनता आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी संवेदनशील है, वो कहीं ना कहीं जहां उनका लिंक होता वहां रहती है, लेकिन इस तरह के नेताओं की अदल बदल में शायद ज्यादा विश्वास नहीं करती है। तो अब देखना है कि जनता जनार्दन आगे आने वाले चुनाव में क्या देखता है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल रहा, और बिल्कुल जो 6 के 6 हमारे जो विधायक उतारे जाएंगे, जो जिन्हें एमएलए की टिकट मिले जाएगी, वो बिल्कुल सबसे पहले मूल मंत्र ये देखा जाएगा कि क्राइटेरिया विनेबिलिटी क्या है, क्योंकि विनेबिलिटी जो होगा उसे ही पार्टी उसको टिकट देगी। और राजीव शुक्ला जी और माननीय मुख्यमंत्री खुद जो है इसको स्वयं देख रहे हैं कि कौन लोग ऐसे हैं कि जिनको विनेबिलिटी है, जिनके साथ लोग हैं, जिनके साथ जनता, जिनके साथ पार्टी का कैडर भी चलने वाला है। तो उसको लेकर सारा देख रहे, तभी शायद मुझे लगता है कि 5 या 6 तारीख को जो हमारी सीईसी की मीटिंग भी है उसमें शायद 4 जो हमारे लोकसभा के टिकटार्थी हैं या टिकट्स भी है वो भी अलॉट हो जाएगी, और साथ ही साथ इनके विधायकों को जो लेकर भी है उसमें वो जो है ऑलमोस्ट सारा जो मामला है तय हो जाएगा। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस तब भी बेहतर स्थिति में है। आज उथल पुथल भाजपा के अंदर हो रही है, तोड़ फोड़ भाजपा के अंदर हो रही है। आप समझ सकते हैं कि जो एस्टेब्लिश लीडरशिप थी इन्होंने कहीं ना कहीं उसे डिस्टर्ब किया है अपने, क्योंकि जैसा उदयवीर जी कह रहे थे कि एक करेक्टर को लेकर जो भाजपा चलती थी कि परिवारवाद को लेकर, आज आप समझ सकते हैं कि अगर आप पूरा इनका एक लिस्ट निकाल जाए तो परिवारवाद कहाँ रहा, पूरे हिंदुस्तान में देख लो परिवारवाद कहाँ रहा। अगर आप 303 की जो इनका भी कैंडिडेट था उसमें तकरीबन 80 या 85 जो लोग हैं वो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। और इतना ही नहीं, अब व्यक्तिवाद हो गया, बिल्कुल उदयवीर पठानिया जी का व्यक्तिवाद हो गया, जो कहेंगे। तो इसलिए पार्टी का कोई मूल मंत्र नहीं रहेगा, ये चीज दिया गया है, आपकी कोई विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। और अल्टीमेटली वही है जो मोदी शाह कहेंगे वही इनका जो है फाइनल फरमान होगा। तो मुझे लगता है कि हिमाचल की जनता, क्योंकि कांग्रेस को हिमाचल में यहाँ पर जनता ने 5 साल का समय दिया था, और मुझे लगता है कि इस तरह की जो डिस्टर्ब की गई है एक इलेक्ट्रोल गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं जनता इसके, क्योंकि एज ए मैं पॉलिटिकल नहीं, एज एक आम तौर का एक इंसान की तरफ कहूंगा, एक कार्यकर्ता की तहत कहूंगा कि कहीं ना कहीं लोग इसे नापसंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जमीनी स्तर पे जाएंगे, उदयवीर जी तो काफी जाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं चाहे भाजपा के लोग हैं, भाजपा के जो लोग काफी पुराने कार्यकर्ता है वो बोलते कि नहीं, इस तरह का रिवाज हिमाचल प्रदेश में नहीं आना चाहिए था, जो लाया है वो बहुत गलत है। ये कुछ भाजपा के वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी जिसे बोलते हैं वो समझते हैं कि नहीं, ये हिमाचल प्रदेश के लिए गलत हुआ है। और माननीय शांता कुमार जी तो शरेआम का है, उनसे बड़ा नेता हिमाचल प्रदेश में कौन होगा।
उन्होंने कहा जिस मूल मंत्र के लिए भाजपा चली थी वो पार्टी अब नहीं रही, जिस पार्टी के लिए मैंने इतना काम किया, जिस पार्टी को मैंने हिमाचल प्रदेश जैसी में खड़ा किया। तो समझ सकते हैं कि शांता कुमार जैसे बड़े नेता जब आहत हो सकते हैं, तो एक काम कार्यकर्ता जो तकरीबन 30-40 साल किसी पार्टी से जुड़ा, वो कितना आहत हुआ होगा। जी, लेकिन ये जो उथल-पुथल आप कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर मची है, उसका कितना लाभ लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी? और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और सिर्फ शुक्ला जी देख रहे हैं। अगर ये दोनों देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या करेगी? जो कि नहीं, नहीं, बिल्कुल। हाईकमान ने देखिए इसलिए बनाई है कि ये जो विरोधाभास जो पहले पैदा हुए हैं, अब आगे ना हो। नहीं, अगर जो अल्टीमेटली माननीय जी, मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, राजीव शुक्ला जी यहाँ के प्रभारी है। उसके साथ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, रामलाल जी है, कौल सिंह जी है, हमारी अध्यक्षा है, उसके साथ-साथ मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ये 2 वो लोग हैं जो व्यक्तिगत तौर पे दिख रहे हैं। और साथ ही साथ में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्योंकि जितना भी कोई मामला है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास जाएगा और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इसको फाइनल करेगी तभी ये ईसी में जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये 2 बहुत ही सटीक नज़र जिसको वो कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है और दूसरे प्रदेश के प्रभारी है। कहीं न कहीं जो भी कुछ भी आएगा वो साथ ही ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने में रखेंगे कि ये वो कुछ लोग हैं, ये कुछ पैनल है, इस पे आप डिस्कस कीजिए। तो उसको अल्टीमेटली कहीं न कहीं उस पे फिर एक अमली जामा पहनाया जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के प्रभारी है, तो उनमें उनकी ज़िम्मेवारी शायद बहुत बड़ी बढ़ जाती है। जी, जी, राकेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, ये क्योंकि उथल-पुथल मची है भाजपा के अंदर, कारण ये है कि 6 कांग्रेस के लोग भाजपा में प्रवेश कर गए हैं और टिकट ले गए हैं। 3 निर्दलियों का भी अभी चलिए फैसला बाद में होना है टिकट का, लेकिन उनको भी शामिल कर लिया गया है। 9 हल्के कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं और इस चुनाव में जो डर जो लग रहा है, जो इस समय आपके बड़े नेता भी काँप रहे हैं जिस डर से, उनको ये डर है कि भीतरघात होगा। भीतरघात कुछ लोग साथ रह के भी करेंगे। उस डर से कैसे निजात पाएँगे आप? क्योंकि आपके सभी लोग अभी तक, ये जो कांग्रेस से आए लोग हैं, उनके साथ अभी तक नहीं चल रहे हैं। जी, राकेश जी। धन्यवाद पथरिया जी। मैं थोड़ा-सा ये जो स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश में बनी है, ये मुझे लगता है कि इतिहास में हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा घटनाक्रम हुआ है। हम अगर थोड़ा-सा पीछे जाएँगे, इस घटनाक्रम के बनने का क्या कारण है? क्यों ये ऐसा हुआ? क्योंकि कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, अब रह गए इनके पास 34 विधायक। क्यों स्थितियाँ बनी? स्थितियाँ इसलिए बनी कि जो चुनाव हो रहे हैं, जो चुनाव विधानसभा के हुए, उसमें कांग्रेस ने इतनी झूठी गारंटियां दे दी, उनको पूरी करने के लिए पैसा है ना कुछ है। इन्होंने इतनी गारंटियां, क्योंकि खाना पैसा तो है नहीं, क्योंकि सुखू जी ये कहते रहते हैं कि खजाना। और ये जो विधायक, जो परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बनी, काम काज नहीं हो रहे हैं। अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो 30 करोड़ रुपया, मात्र 30 करोड़ रुपया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नहीं जमा करा पा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी बात, जो विधायक चुन के जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपनी विधानसभा में आंसर देना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं। जब सरकार के पास गारंटियां देने के अलावा वो काम जो है विधायकों के वो नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनको भी तो जवाब देना है आगे। इसलिए जब अगर राज्यसभा का चुनाव आया तो हिमाचल प्रदेश से किया, जबकि मनोज सिंह जी जो हिमाचल से नहीं बिलोंग करते थे, उनको यहाँ से टिकट दिया। और हुआ क्या, अल्टीमेटली हिमाचल के व्यक्ति को देखते हुए, हिमाचल की जो हिमाचल की बात आगे रख सके ऐसे व्यक्ति को, जो कांग्रेस के 6 विधायक थे और बीजेपी के 25 विधायक और 3 निर्दलीय ने वोट दिया और वो जीते और राज्यसभा में वो गए। अब इस स्थिति में, और उसके उपरांत क्या किया, हमारे जिस दिन विधानसभा का बजट पास होना था, उस वक्त 15 विधायकों को उठा के इन्होंने बाहर रख दिया। 6 विधायकों को जो आए हुए थे कांग्रेस के, वो उन्होंने हाजिरी लगाई है, वो वहां पे गए। इन्होंने बजट एकदम से पास करके और विधानसभा सत्र बर्खास्त कर दिया। ये तो इनको पता था इनकी सरकार नहीं चलने वाली है आगे। हाजिरी लगाने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर भी बैठना पड़ता है और जब प्रस्ताव पारित होता है उसमें भाग लेना पड़ता है।
सर बैठे थे उसके उपरांत बाहर से लगा के आप वहीं से बाहर चले जाइए, ये थोड़ी मानेगा, उसके अंदर भी बैठना पड़ता है। तो ये लोगों की यही कमी रही, ये लोग हाउस के अंदर नहीं बैठे और इन्होंने अपनी सदस्यता विधानसभा की गंवा दी। इनकी ये कहीं ना कहीं भूल गई है बड़ी। सर ये जो सारा एपिसोड हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। चिमटा जी आप बोलिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, राकेश जी जो कह रहे थे कि हिमाचल में जो कांग्रेस की देन है ये उपचुनाव, मुझे लगता है कि ये शायद भूल गए कि पटकथा किसने लिखी गई थी। पटकथा भाजपा द्वारा लिखी गई थी, हिमाचल प्रदेश के भाजपा के नेता द्वारा और केंद्र में बैठे नेता द्वारा। आप समझ सकते हैं कि अगर ये 6 विधायक को डिस्क्वालीफाई किया था और ये सुप्रीम कोर्ट उनका केस सतरुक थे, क्या जल्दी थी वो जो बीजेपी में ज्वाइन करने की? इतना नहीं, 3 जो निर्दलीय है जो जिन्हें जीत के आए हुए, उन्हें क्या जरूरत थी भाजपा में ज्वाइन करने की? तो ये समझ सकते हैं कि भाजपा की पटकथा थी। और भाजपा की पटकथा में जो 6 विधायक थे, क्योंकि ये भी सेल्फ सेंटर थे और ये अपने तक ही सीमित थे, ना पार्टी के बारे में सोच रहे थे, ना वहां की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता के बारे में सोचे। ये अपने पद के बारे में सोच रहे थे कि हमें मंत्री कब कैसे बनाया जाए, हमें कहीं एडजस्ट किया जाए, ये वहां तक सीमित थे। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये इन्होंने भाजपा के चुंगल में फंसे और भाजपा का जो पटकथा थी वो आज पूरी जनता के सामने आ गई है कि अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रुकिए, और वो आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वैसे 3 विधायक निर्दलीय थे जिन्हें लोगों ने ना भाजपा को दिया था, ना कांग्रेस को दिया था, निर्दलीय को दिया था, वो आज भाजपा में चले गए। तो समझ सकते हैं कि सारे पटकथा के पीछे कौन लोग थे। और रही गारंटी की बात, तो आज हिमाचल प्रदेश समझ सकता है कि 5 की 5 गारंटियां जो है धरातल पर उतर गई और उसे जो है आज लोगों को सुविधा भी मिल रही है। भाजपा को तो ये है कि अल्टीमेटली अब महिला को लेकर हमने, अगर आपको याद होगा, 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री लाहौल स्पीति गए, लाहौल स्पीति से जो वहां की महिला थी उन्हें 1500 रुपए की जो योजना उसका लॉन्च किया और रवि जी के कहने पर वहां गए थे। तकरीबन उस वक्त मुझे याद है कि 80-90 करोड़ की जो है शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने लाहौल स्पीति में किए थे। उसके बाद बजट पास किया, बाकी जो प्रदेश की महिला थी, जो हमारी 5वीं गारंटी थी, उसके लिए 800 करोड़ का बजट रखा गया और महिलाओं को लेकर जो है 1500 रुपए देने की 1 अप्रैल से शुरू कर दी। लेकिन भाजपा का देखिए, भाजपा के लोग सीधे इलेक्शन कमीशन के पास गए और इलेक्शन कमीशन से वो बंद करा दिया, फॉर्म बंद करा दिया। अगर और वैसे ही इलेक्शन कमीशन है, अगर आप निष्पक्षता की बात करते हैं तो आज हिंदुस्तान में आप ईडी के डायरेक्टर को क्यों नहीं हटाते, आप सीबीआई के डायरेक्टर को क्यों नहीं हटाते? अब अल्टीमेटली वो लोग तो आपने वैसे रखे हैं। इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर तो आप बहुत एक्शन ले रहे हैं कांग्रेस को लेकर, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, आप ईडी हो चाहे इनकम टैक्स ऑफिस हो डायरेक्टर, उनको तो आपने वैसे के वैसे रखा, उन्हें क्यों नहीं रिमूव किया? हम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी जो हिंदुस्तान का, उन्हें रिमूव नहीं किया। अल्टीमेटली किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? वो तो भाजपा की जो केंद्र में बैठी सरकार उसके इशारे पे काम कर रहे हैं। और आज जब जाहिर है हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किसके कहने पे क्या हो रहा है। तो ये सारी जो दोहरे मापदंड है भाजपा ने अपनाए और आज हिमाचल प्रदेश को जो है एक चुनी हुई सरकार को स्थिर करने का काम जो है भाजपा ने किया। और मुझे लगता है कि जनता इसका जवाब बखूबी जो है आने वाले समय में देगा, जून में देगा। क्योंकि अब दिख रहे, आप समझ सकते हैं कि आम जनता इतने बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे वर्ग रहता है हिमाचल प्रदेश में है और वो सब समझते हैं कि आज किसकी कारगुजारी थी कि आज जो चुनी हुई सरकार को अपना द्वारा से जो है कहीं ना अल्पत लाने की कोशिश की, क्योंकि भाजपा चाहती थी कि यहाँ पर जो है द्वारा से इनकी सरकार बने। अगर सरकार बनती होती, काम किया होता तो शायद हिमाचल प्रदेश की जनता इन्हें द्वारा से रिपीट करती, लेकिन नहीं काम किया क्योंकि उस वक्त के तत्काल मुख्यमंत्री तो धर्मशाला तक पहुंचे ही नहीं। आप धर्मशाला की बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उस समय मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? वो मंडी में भी सिर्फ सराज तक वो सीमित रहे। इवन मंडी का जो इलाका था 9 की 9 विधानसभा वो छोड़ दी गई थी उन्होंने। तो ये समझ सकते हैं क्योंकि उनकी खुद की कारगुजारी ऐसी थी कि जनता ने उन्हें जो है अपोजिशन में बैठाया था। और मुझे लगता है कि जनता का जो वो था उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अगर याद होगा आपको डॉक्टर साहब, 1998 में जब भाजपा की पहली बारी जो 5 साल की सरकार चली थी धूमल जी के नेतृत्व में, उस वक्त भी तकरीबन 4 मंत्री थे, 4 विधायक थे जिन्होंने पार्टी के हाईकमांड को इस्तीफा दिया था सरकार की काम काज को लेकर। उसके बाद सरकार के जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे धूमल जी बैठे और उनके जो इंचार्ज थे उन्होंने बैठे और समस्या का समाधान हुआ, जिसमें किशन कपूर भी उनमें से एक थे और अल्टीमेटली हुआ 5 साल सरकार चली। चाहते तो मुझे याद होगा सिर्फ कांग्रेस को एक ही विधायक चाहिए था। उस वक्त धौला जी को काफी मनाते रहे, उसका धौला जी नहीं माने और उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो भाजपा के साथ ही जाऊंगा, तो भाजपा के साथ के हम उस वक्त के तत्काल मुख्यमंत्री जो है वीरभद्र सिंह जी ने इस्तीफा दिया और बाद में गवर्नर ने उन्हें आमंत्रित किया। और इतनी बात, अगर भाजपा का इन 6 विधायकों से लेना देना नहीं था तो इनके लिए इतना पैसा क्यों खर्चा गया, चौपर में क्यों लाया गया?
आप चौपर के चलिए पास सिक्योरिटी दे रहे हैं। बिल्कुल, भाजपा अब ये चलिए देखिए ना, भाजपा ने ये बिल्कुल काम 1998 में ये शुरू किया। 1998 में जब बादल की सरकार थी, तो अगर शिमला में आपको याद होगा डॉक्टर साहब, उस वक्त ब्लैक बिल्कुल कैट उस समय कमांडोज के बादल साथ ही सारे कोर्ट विधायकों को मैं लेकर खट्टर जी शिमला ने हाउस पहुंचे। कोर्ट किया मैं अपने उत्तराखंड। मित्र कांग्रेस चलिए मित्र जी को ये बताना चाहूंगा, किमटा जी को, कि इन्होंने 1998 में धवाला जी को उठा के ले गए थे, जबरदस्ती उनसे इन्होंने साइन करवाए, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने ये कहा कि मैं भाजपा के साथ हूं। बड़ी मुश्किल से उनका क्या हालात बनाए थे आप लोगों ने, ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरी ये देखिए बात, जी गारंटियों के ऊपर आऊंगा, मैं गारंटियों के ऊपर नहीं, आऊंगा। गारंटियां अभी छोड़िए आप, भी गारंटियों की सर बात एक नहीं। मिनट नहीं, सर, राकेश जी सर सुनिए सुनिए सुनिए, आपने सर जो बात कही, दवाला जी ने कुछ दिन पहले क्या कहा है, उसी हर्ष महाजन ने मुझे मारा, मेरी गाड़ी तोड़ी, जिसको आपने राज्यसभा सदस्य बनाया। ज्वाला जी का भी दुख है। वहीं पे किशन कपूर जी आपके कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर ने 5 साल कांगड़ा के साथ भेदभाव किया, जो एक प्रवास था उस परंपरा को तोड़ा और कहीं नहीं आए ये, और कांगड़ा के साथ पूरी तरह भेदभाव किया। तो इन चीजों नहीं को तो जो आपके ही लोग, मौजूदा सांसद हैं वो इस समय, जब तक चुनाव नहीं होते, नई नई संसद नहीं चुनी जाती, तो पूर्व मंत्री हैं, तो बड़े आरोप लग रहे हैं। आप अपनों से कैसे बचोगे, मेरा सवाल ये है। नहीं, सवाल तो ठीक ये आपका है, लेकिन थोड़ा सा मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। किमटा ने जो बात की है, किमटा भाई साहब ने, कि लाहौल स्पीति में इन्होंने 1500 2000 महिलाओं को तो 1500 रुपए का इन्होंने बता दिया। लेकिन अभी जो इन्होंने एक और चाल चली झूठी कि 1500 रुपया हर महिला को मिलेगा, उसमें तो बजट में कोई प्रावधान ना किया गया, कुछ नहीं किया गया। फिर वही कि लोकसभा के चुनाव है, इसलिए फॉर्म भरवाइए और महिलाओं को ये कि हमने शुरू कर दी योजनाएं, ये भी झूठी बात थी। इसलिए इसलिए जब इलेक्शन कमीशन के पास गई, इसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं है, तो उन्होंने बंद किया। अब हम झूठ तो बोलते नहीं है, इलेक्शन झूठ कमीशन में झूठ बजट झूठ से कोई लेना झूठ देना नहीं इलेक्शन कमीशन झूठ को, लेकिन कोई भी नहीं सर। वित्तीय लाभों वाली स्कीमों को बंद किया जाता है इलेक्शन कमीशन ने, नहीं उसलिए तो बजट, कि इससे चुनाव के पहले दौरान इन्होंने उसके बजट फार्म का, नहीं भरे जाएंगे, वो एक सर प्रक्रिया बजट रहती का है, वो प्रावधान चुनाव योजना किया प्रावधान है। ही नहीं, बजट का कोई क्योंकि भाजपा प्रावधान ही भी नहीं शिकायत किया लेके था गई थी उसकी, और उस सर। ये पर झूठी, उन्होंने एक्शन किया है। जी, बिल्कुल पत्नी मेरा है जी, मूल ये मूल बिल्कुल मेरे मूल झूठी थी। सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। अपनों से घिरे हो, कैसे निकलोगे इस चक्रव्यूह से, सवाल ये है। और अपने दूसरी, तो साथ ही, अपने घेरते नहीं, अपने साथ रहते हैं। घेरते तो कुछ लोग ऐसे हैं, अपने जैसे साथ कुछ रहते कांग्रेस के दगा कर मित्र, जाते हैं, अपने पता तो नहीं साथ लगता है रहेंगे। बनाने। और और सर, आज जिसके पास कमल का फूल होता है, उसके पास सारे हमारे कार्यकर्ता एकजुट के साथ काम करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इस पे कहना चाहूंगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा तो दम था, हमारी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, वही आज भाजपा का हाल होने वाला है। कमल का फूल नहीं, एक भूल है चलिए हिमाचल प्रदेश की जनता और चलिए हिंदुस्तान की जनता को। चलिए मैं चिमटा उदय जी, जी के पास चिमटा जी, आऊंगा। लूट के तो आपको जी चले गए, कांग्रेस के लोग छोड़ जी के चले गए, लूट के तो आपको चले गए। चलिए उदय जी एक बड़ा आजकल चर्चा चल रही है कि जो 6 विधानसभा चुनावों के उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें 1 वोट पीएम को, 1 वोट सीएम को। एक बिल्कुल काफी अंदर अंदर चला हुआ है कि हमीरपुर में इसका ज्यादा शोर मचा हुआ है कि नहीं, अब हमने धूमल साहब को गवाया हमने पहले, और अब हम मुख्यमंत्री को नहीं गवाएंगे। वहीं पे बाकी जिलों में इसका असर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जहां बाकी जगह चुनाव है, कि नहीं, सरकार तो हिमाचल में हम यही रखेंगे, सीएम को वोट देंगे और एक पीएम को जरूर देंगे वहां पे वोट। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं अंदर अंदर चला हुआ है, और इसके लिए कई तरह के लोग प्रचार कर रहे हैं जो गैर राजनीतिक भी हैं। इसका क्या लाभ मिलेगा? यहाँ बहुत सही बात बोली डॉक्टर साहब आपने। डुअल फेस, दोहरे चेहरे राजनीतिक दलों के नहीं हो सकते। जनता तो छाती ठोक कर बोल रही है कि 1 वोट पीएम को दे देंगे, 1 वोट सीएम को दे देंगे। जी और इसका असर अगर हमीरपुर में दिखने शुरू हुआ है तो उसकी भी वजह है, क्योंकि हमीरपुर में अनुराग ठाकुर पीएम तक पहुंचाएंगे उस वोट को। बाकी जगह पे जी क्यों नहीं हो रहा ये मैसेज, बीजेपी से क्यों नहीं कन्वे हो रहा? तो मैंने पहले भी कहा डॉक्टर साहब कि कांग्रेस का ये आरोप था जब शुरुआती दौर में बगावत हुई थी कि प्रेम कुमार धूमल की फैमिली को नीचा लगाने के लिए कांग्रेस ने ये जो बीजेपी ने ये हरकत की है, इसके थोड़े से कुछ एक इंडिकेशंस भी मिली। लेकिन सियासत है, सब कुछ चलता है। वहां पर 1 वोट सीएम को, 1 वोट पीएम को, ये फैक्टर तो चल पड़ा है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके बीच में मोदी को तो फायदा रहेगा कि वो चलते रहेंगे, उनके नाम पर वोट आता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिमाचल की
जो लीडरशिप है भाजपा की, जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि अगर वो चंद एक नेता ना होते तो शायद आज ये घटनाक्रम नहीं होता, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। क्योंकि हमीरपुर में अगर मान लीजिए 2-3 सीटें हैं जिन पे उपचुनाव होना है, तो बकाया भी तो है। तो जिस तरह का करैक्टर इन पॉलिटिकल पार्टीज ने दिखाया है, तो उस तरह का अगर पॉलिटिकल एक सोच जो है, जो थॉट है, वो अगर पब्लिक भी दिखा रही है तो गलत नहीं दिखा रही। जैसे को तैसे वाला जो माहौल है वो अब बना हुआ है। डॉक्टर साहब। जी, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। अच्छा उत्तर दिया आपने। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों को लेकर कांग्रेस के पत्ते भी बहुत जल्द खुलने जा रहे हैं। वो भी टिकट आवंटन कर देगी, उपचुनावों का भी कर देगी और कहीं 4 लोकसभा सीटों का भी कर देगी। भाजपा के कई बड़े चेहरे कांग्रेस के टिकट को देख रहे हैं क्योंकि उनको अपनी ही पार्टी के अंदर ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया कि उनको पार्टी को अलविदा कहना पड़ा है। क्योंकि कांग्रेस के बाकी 6 चेहरे शामिल हुए हैं, ज़ाहिर है 6 नेताओं की छुट्टी हुई है, कुछ नेताओं को मना लिया गया है, कुछ को मनाने की कवायद चली हुई है। लेकिन म भा इन ब पूर्व भाजपाइयों का जो मेन दृष्टि है इस समय वो कांग्रेस के टिकट पे लगी हुई है और 6 तारीख को इस पे फैसला भी हो जाएगा। फिर तय होगा कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा कम है, उसको फिर जनता आंकेगी। और वहीं पे 1 वोट पीएम को, 1 वोट सीएम को नारा हमीरपुर के अंदर तो चल पड़ा है। जो 2 विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, उनको कहीं न कहीं वो प्रभावित कर सकता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।